चलो बढ़िया है, दो हो गया ना। चलो देखो है, इसके पहले के क्लास में हम लोग पढ़े थे, लास्ट पढ़े थे हम लोग एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। और एलिमेंट्स ऑफ स्टेट पढ़ाते टाइम पे हम लोग दो एलिमेंट्स को हम लोग यहाँ पे पढ़े थे। दो एलिमेंट्स में जो है हम लोग यहाँ पे पॉपुलेशंस पढ़ लिए थे और फिक्स टेरिटरी पढ़ लिए थे। देखो हम पढ़ा ये रहे थे, सेकंड चैप्टर पॉलिटिकल साइंस के स्टार्ट किए और जहां पे हम स्टेट पढ़ा रहे थे, अंडरस्टैंडिंग बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेट, और स्टेट के बारे में हम समझाए थे और स्टेट के एलिमेंट्स को हम पढ़ा रहे थे। सो फिलहाल जो है कि स्टेट को स्टेट कहलाने के लिए और एक स्टेट को स्टेट बनने के लिए, है ना, एक स्टेट को स्टेट का स्टेटस लेने के लिए जो है चार एलिमेंट जो है चाहिए होता है। अगर ये चार एलिमेंट जिस स्टेट में होता है, जिस देश में होता है, तो उस एलिमेंट्स उसको कहा जाता है हम लोग स्टेट। और पॉलिटिकल साइंस में पहले हम तुम लोगों को समझा दिए, इन द पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस, स्टेट इज कंसिडर्ड एज कंट्री, है ना। पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव में और पॉलिटिकल साइंस के भाषा में स्टेट को देश कहा जाता है और देश समझा जाता है। स्टेट का मतलब होता है, तुम लोग वेस्ट बंगाल को हम लोग कह देते स्टेट, बट वेस्ट बंगाल इज नॉट अ स्टेट, इज नॉट बी कॉल्ड स्टेट अकॉर्डिंग टू द पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल साइंस। राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान के सब्जेक्ट के आधार पर अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल को राज्य नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि राज्य को राज्य कहलाने के लिए भी जो है चार बेसिक एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब जो है जिसमें से हम दो पढ़ा दिए थे, इसमें तीसरा जो है हम एलिमेंट्स के बारे में जो है कह रहे हैं। इसको तीसरा हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट, या तीसरा जो एलिमेंट है जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सरकार, इंग्लिश में कहते हैं गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट जो होता है किसी भी स्टेट का, किसी भी स्टेट का जो है तीसरा सबसे बेसिक एलिमेंट्स होता है। द गवर्नमेंट इज द थर्ड बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। किसी भी देश का, देश को बनाने के लिए तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए सरकार। विदाउट स्टेट, विदाउट गवर्नमेंट, यानी बिना सरकार का लोगों को सुरक्षा कौन देगा? Who will provide security if the government will not exist? अगर सरकार नहीं होगा तो जो लोग रह रहे हैं उस टेरिटरी पे लोगों को बचाने वाला और लोगों को देखरेख करने वाला तो चाहिए, और देखरेख करने के लिए एक्चुअली सरकार होता है। सरकार बेसिकली क्या होता है? सरकार एक एजेंसी होता है, सरकार एक एजेंसी होता है और थर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होता है। सरकार एक एजेंसी होता है स्टेट का, जिस एजेंसी का काम होता है कि जो लोग उस जगह पे रह रहे हैं उन लोगों को दो तीन तरीके का सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। पहला उनको क्या प्रोवाइड करना? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी का मतलब होता है कि देश के अंदर रह रहे लोग जो है उनको बाहर से कोई आक्रमण ना कर दे उनके ऊपर, तो उनको महफूज करना जो है सरकार का काम होता है। और इसके लिए सरकार जो है बाहरी, यानी बाहरी मतलब एक्सटर्नल सिक्योरिटी देने के लिए सरकार क्या करता है? अपने बॉर्डर पे डिफेंस को रखता है। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, तीनों तरीके से क्या करते हैं? हमारे देश की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। आज हम लोग महफूज है, उसका सबसे बड़ा कारण है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। इंडियन आर्मी जो बाई लैंड यानी बाई बॉर्डर, जहां जहां पे हमारा जमीन है वहां पे वो लोग खड़े हुए हमारी सीमा पे, और बाई नेवी यानी वो तमाम हिस्सा जो हमारा पानी के अंदर है उन तमाम जगहों पे नेवी जो है, जैसे कि हमारा ये एरिया पूरा इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल और अरबियन ओशन, यहाँ पे पूरा नेवी घिरा हुआ है। और ये एरिया जहां पे हम पूरा तरीके से लैंड से घिरे हुए हैं, यहाँ पे हमारा इंडियन आर्मी है। और इंडियन एयरफोर्स जो इस पूरे हमारे एयर वे को क्या करता है? हमारा पूरा का पूरा जो है जो हवाई मार्ग है, एयरफोर्स यानी हमारा जो एयर बेस है, उस एयर बेस का क्या करता है? रक्षा करता है। हमारे देश के ऊपर से, हमारे आसमान के ऊपर से कोई भी दुश्मन का किसी भी तरीके का कोई वेपन्स नहीं आए, उसको डिफेंड करने के लिए जो है एयरफोर्स रखा गया है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो एक सरकार का सबसे बड़ा काम होता है कि जो देश के जो आम लोग हैं, जो आम नागरिक है, उनकी रक्षा करना, और उनकी रक्षा करने के लिए सरकार को जो है बनाया जाता है। बैठो, जाओ वहां पे बैठो, टाइम नहीं दिखता वो, लेट हो गया। चलो देखो आगे देखो,
तो यहाँ पे दूसरा चीज, यहाँ पे एक तो बता दिया सिक्योरिटी, यानी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा काम होता है लोगों को क्या करना, नागरिकों को अपने सुरक्षा देना। दूसरा लोगों का सरकार का काम होता है कि जो नागरिक वहां पे है उनके बेसिक रिक्वायरमेंट को क्या करना, फुलफिल करना। अब बेसिक रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य। अब लोग जो है ऐसी थोड़ी जीवन जी लेंगे, है ना, जानवर तो है नहीं कि जीवन ऐसे जी लेंगे। भैया लोगों को जीने के लिए जो है आपको वाटर प्रोवाइड करना पड़ेगा, साफ सुथरा एयर प्रोवाइड करना पड़ेगा, उनको घर बना के देना पड़ेगा, उनको बेसिक फैसिलिटी देना पड़ेगा, तब तो वो जिंदा रह पाएंगे, तब तो सर्वाइव कर पाएंगे। तो तमाम काम जो है सरकार काम करती है। बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल करना, बेसिक का मतलब होता है फूड देना, बेसिक रिक्वायरमेंट मतलब मेडिसिन यानी मेडिकल फैसिलिटी देना। जैसे हम पैदा होते हैं तो हम लोग जब पैदा होते हैं तो कोई ना कोई हॉस्पिटल में पैदा होते हैं और कोई ना कोई हॉस्पिटल जो है हम लोग को ट्रीटमेंट देता है। मे बी जो लोग गवर्नमेंट में होते हैं वहां पे सरकार सारा खर्चा उठाता है और सरकार सारा जो है ट्रीटमेंट वगैरह वहां पे करता है। एक कारण है कि हम लोग अभी देखते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या होता है, लोगों को खाने के लिए तो खाना देना पड़ेगा और उसके लिए सरकार आज राशन का व्यवस्था किया है। लोगों को पढ़ने के लिए स्कूल तो देना पड़ेगा, उसके लिए सरकारी स्कूल्स बनाए गए हैं। लोगों को चलने के लिए रोड तो होगा पक्का, उसके लिए क्या बनाया गया है, रोड बनाया गया। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए पब्लिक इंप्लॉयमेंट यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा और उसके लिए हमारे पास रेल है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि लोगों को जीने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट तो चाहिए और वो बेसिक रिक्वायरमेंट सरकार का जिम्मा होता है, सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, हमारा गार्जियन का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हमको पढ़ाना लिखाना तमाम हमारी बुनियादी चीजों को पूरा करना। उसी तरीके से जो है सरकार का जिम्मेवारी बनता है कि अपने देश के सारे लोगों का, सारे आम नागरिकों को उनके बेसिक रिक्वायरमेंट का ध्यान रखना और फुलफिल करना। उसके बाद तीसरा इनका काम क्या होता है, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। राइट्स का मतलब क्या होता है, जो भी हमारा राइट्स होता है, राइट टू लाइफ जीने का अधिकार है, राइट टू लिबर्टी अपना कुछ बात करने का अधिकार है, कहीं घूमने फिरने का अधिकार है, एंड राइट टू प्रॉपर्टी हमारा संपत्ति रखने का अधिकार है। कोई आकर जो है हमको हटा ना दे, कोई आकर जो है बाहुबलीगिरी ना दिखाए, कोई हमारे साथ किसी भी तरीके का डिप्राइव ना करे, हमको छीने ना, हमारी संपत्ति को ना हमसे ये करे। इसके लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा और उसके लिए हमारे देश के अंदर पुलिस होता है जिसका काम होता है इंटरनल प्रोटेक्शन देना। पुलिस और आर्मी में दो ही फर्क होता है, पुलिस घर के अंदर हमें सुरक्षा देता है और आर्मी और तमाम जो डिफेंस है वो घर के बाहर सीमा पे खड़े रहते हैं ताकि बाहर से कोई डिफेंड ना करे, बाहर से हमारे घर पे कोई ना घुसे। इस तरीके से सरकार का क्या होता है, बेसिक काम होता है। सरकार का काम होता है देश को चलाना, सरकार का काम होता है देश के लोगों के बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना और इसके लिए सरकार तमाम कामें जो है किया करती है। अंडरस्टैंड? सो बेसिकली क्या होता है कि किसी भी देश का, छोटा देश हो बड़ा देश हो, हर देश, एवरी कंट्री, एवरी स्टेट नीड्स गवर्नमेंट, है ना। और जो गवर्नमेंट होता है, सरकारें जो है कई तरीके की होती है। गवर्नमेंट में भी गवर्नमेंट हैज मेनी फॉर्म्स, यानी गवर्नमेंट का भी कई तरीके का प्रकार पाया जाता है। मे बी कोई गवर्नमेंट क्या होता है, कोई गवर्नमेंट जो है मोनार्कियल गवर्नमेंट होता है। अब मोनार्कियल गवर्नमेंट का मतलब होता है राजतांत्रिक गवर्नमेंट। मे बी वहां पे जो है गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट का हेड एक किंग है यानी राजा है, राजा देश चला रहा है। तो जहां पे राजा देश चलाते हैं उस सिस्टम को कहते हैं, उस गवर्नमेंट को कहते हैं मोनार्कियल गवर्नमेंट। मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मींस where the king actually rule the state, जहां पे राजा जो है एक पूरे सरकार और देश को क्या करता है, चलाता है। तो जहां पे राजा चलता है वहां पे मोनार्कियल सिस्टम कहते हैं। वहीं पे कुछ देशों में ऐसा भी है एरिस्टोक्रेसी। क्या है एरिस्टोक्रेसी गवर्नमेंट, एरिस्टोक्रेट गवर्नमेंट। एरिस्टोक्रेसी क्या होता है, एरिस्टोक्रेसी उस गवर्नमेंट को कहा जाता है जहां पे राजा नहीं होता है, राजा देश सरकार को नहीं चलाता है, राजा देश को नहीं चलाता है, बल्कि वहां पे उस देश के कुछ गिने चुने फैमिली, कुछ गिने चुने लोग जब देश को चलाते हैं, कुछ फ्यू पीपल, फ्यू एलिट पीपल, दोज हु आर इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली वेरी, क्या बोलेंगे, वेरी कैपेबल, जो लोग इकोनॉमिकली यानी पैसे से बहुत वेल्दी है, और जो लोग पॉलिटिकली का मतलब होता है पकड़ है जनता पे। तो वो परिवार, जो कुछ परिवार मिलकर पूरे देश को चलाता है, तो उसको हम उस गवर्नमेंट को कहते हैं एरिस्टोक्रेट गवर्नमेंट। यानी एरिस्टोक्रेट गवर्नमेंट यानी का मतलब होता है कि जहां पे फ्यू पीपल एक्चुअली रूल द स्टेट। फ्यू पीपल मतलब ओनली 1 and 2 फैमिली रूल द होल स्टेट।
वहीं पे देखा जाए तो आज के टाइम पे दुनिया के सारे देश जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होते हैं। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट मतलब जहां पे जनता तय करता है कि सरकार का मुखिया कौन होगा, जहां पे जनता तय करता है कि देश को चलाएगा कौन, और यहाँ पे हम तमाम जनता ये तय करते हैं कि हमारा देश का मुख्यमंत्री स्टेट में कौन होगा और सेंटर में हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। दिस सिस्टम इज कॉल्ड द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो वही बताएं कि सरकार कई तरीके की होती है, सरकार कई तरीके की होती है, लेकिन सारे सरकार का काम करने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन काम एक होता है, सुरक्षा प्रोवाइड करना, लोग का बेसिक फैसिलिटी फुलफिल करना, है ना। समझ में आया। तो ये गवर्नमेंट का क्या होता है, किसी भी गवर्नमेंट का ये सबसे मेन काम होता है। इसलिए क्या होता है, सरकार सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है एक स्टेट के लिए। स्टेट के लिए, क्योंकि स्टेट को चलाने का काम कौन करता है, गवर्नमेंट, जिसका मेन काम होता है रन द स्टेट। रन द स्टेट का मतलब होता है देश को चलाने का काम होता है। यहां पे स्टेट का मतलब होता है देश, स्टेट का मतलब राज्य, राज्य मतलब देश। यहां पे ये स्टेट वाला नहीं, वेस्ट बंगाल स्टेट नहीं, गवर्नमेंट। अब तुम बोलोगे कि ऐसा क्यों है कि वेस्ट बंगाल को आप स्टेट नहीं कह रहे हो, भारत को स्टेट क्यों कह रहे हो। देखो, सबसे पहला चीज हम क्या बताए थे कि स्टेट के लिए क्या क्या चाहिए, पॉपुलेशन। दूसरा चीज हम लोग क्या बताए थे, फिक्स टेरिटरी। और तीसरा चीज अभी हम लोग पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट। अब देखो, हमारा वेस्ट बंगाल, मान लेते हैं वेस्ट बंगाल की, जहां पे बोला कि 4 चीज चाहिए, तो वेस्ट बंगाल में सबसे पहले पॉपुलेशन है, तो 9 करोड़ का लोग है। वेस्ट बंगाल में 9 करोड़ लोग है ना भाई, वेस्ट बंगाल का अपना जनसंख्या है ना, तो वेस्ट बंगाल के पास तो पॉपुलेशन है, ये है। दूसरा चीज क्या है हमारे पास, फिक्स टेरिटरी। हमारा भी तो अपना मैप है वेस्ट बंगाल का, तो फिक्स टेरिटरी भी है कि यहां से यहां तक पश्चिम बंगाल में आता है, तो हमारे पास फिक्स टेरिटरी भी है। और गवर्नमेंट है भाई, यहां का गवर्नमेंट, नया सरकार बना शुभेंदु अधिकारी, इसके पहले ममता बनर्जी का सरकार था, तो सरकार तो थी, सरकार तो है ना भाई। चौथा जो चीज चाहिए स्टेट को स्टेट कहलाने के लिए, गवर्नमेंट तो चलो चाहिए ही चाहिए, लेकिन जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए और लास्ट सबसे कार्डिनल फीचर, वो है क्या, सोवर्निटी। अब ये सोवर्निटी क्या होता है, हिंदी में कहते हैं संप्रभुता। क्या कहते हैं, संप्रभुता। क्या होता है संप्रभुता, संप्रभुता एक राज्य को राज्य कहलाने के लिए चौथा सबसे इंपॉर्टेंट जो पिलर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट होता है, फैक्टर होता है जो स्टेट को बनाता है स्टेट, उसका फैक्टर का नाम है सोवर्निटी। क्या है संप्रभुता, सोवर्निटी का मतलब होता है, सोवर्निटी का मतलब होता है सेल्फ रूल पावर। सोवर्निटी का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग पावर, यानी देश के लिए निर्णय लेने का आपके पास क्या होना चाहिए, पावर होना चाहिए। यानी आप कोई भी डिसीजन ले सके अपने देश के भला के लिए, देश के हित के लिए, बिना किसी भी तरीके का प्रेशर और कंट्रोल के, तो उस पावर को कहा जाता है, दैट पावर ऑफ स्टेट इज कॉल्ड सोवर्निटी। यानी संप्रभुता क्या होता है, किसी देश का, किसी स्टेट का सबसे पावरफुल एलिमेंट होता है। Sovereignty is the powerful, sovereignty is the supreme power of a state. Power to take decision, power to make law, power to take any kind of decision in country or at the external level. यानी देश का वो शक्ति, जिस शक्ति के आधार पे वो क्या कर सकता है, कोई भी अपने देश के लिए डिसीजन ले सकता है, अपने देश के इंटरेस्ट में, अपने देश के हित में। बाहर मतलब बाहर में भी वो डिसीजन ले सकता है और देश के अंदर में भी डिसीजन ले सकता है। देश के लिए भी कुछ डिसीजन ले सकता है और देश के बाहर भी अपने देश के लिए क्या कर सकता है, डिसीजन ले सकता है, बिना किसी से डरे, बिना किसी से समझौता किए। तो उस पावर को कहा जाता है स्टेट का सोवरेनिटी, यानी संप्रभुता। जैसे जो संप्रभुता होता है उसको कहा जाता है, संप्रभुता स्टेट का एक्सक्लूसिव और स्पेशल एलिमेंट होता है। क्या होता है, स्पेशल एलिमेंट होता है। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है वेरी स्पेशल। कार्डिनल, कार्डिनल का मतलब होता है ओनली वन फीचर्स। सोवर्निटी ऑलवेज लाइज इन स्टेट, संप्रभुता हमेशा राज्य में निहित होता है, राज्य में निहित होता है।
और अगर चारों में से अगर एक भी फीचर्स गायब होता है किसी स्टेट से तो उसको स्टेट कहा ही नहीं जा सकता। जैसे 1947 के पहले इंडिया इज नॉट ए स्टेट, भारत को भी स्टेट नहीं कहा जाता था। क्यों नहीं कहा जाता था? क्योंकि 1947 के पहले तो क्या हमारे लोग नहीं थे, 1947 हमारे थे पूर्वज, पॉपुलेशन था, गवर्नमेंट भी था, ब्रिटिश गवर्नमेंट, टेरिटरी भी था, वही जमीन आज भी है जो उस समय था, लेकिन सोवरेनिटी आजादी बोल के नहीं था। हम अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकते थे, हमारा भाग्य डिसाइड करता था कोई दूसरा गोरा जो वेस्टर्न कंट्री से आके हमारे देश को कब्जा कर लिया था, और वो डिसाइड करता था कि भारत के लिए क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। यानी कुल मिलाकर होता है कि जब एक देश अपने लिए, जब व्हेन अ कंट्री इज नॉट फुल्ली इंडिपेंडेंट, सो इंडिपेंडेंस इज वेरी वेरी एसेंशियल टू बी अ स्टेट। एक स्टेट को स्टेट होने के लिए आपको इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, आजाद होना बहुत जरूरी है, स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है, तब तो आप स्वतंत्र तरीके से कोई डिसीजन ले सकते हो, है ना। आप खुद गुलाम में हो तो आप जो वो डिसीजन देगा, वो जो मास्टर जो बोलेगा वही ना करोगे। आप जब आजाद रहोगे तब ना आप खुद डिसाइड करोगे हम क्या करना चाहते हैं, समझ में आया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यही तो सोवरेनिटी जो है सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है किसी भी स्टेट का। यही कहने के 1947 से पहले भारत राज्य नहीं था, बट 1947 व्हेन इंडिया गेट्स इंडिपेंडेंस, जब भारत 1947 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद कर दिया गया, इंडिया विल बी स्टेट, इंडिया इज कॉल्ड स्टेट। तो बिफोर 1947 इंडिया इज नॉट ए स्टेट, बट आफ्टर 1947 इंडिया इज स्टेट। सो व्हाट्स द क्या रीजन है? तो उसका रीजन यही है, भारत के पास उस समय भी तीनों था, मतलब तीन चीज था, लेकिन एक चीज क्या नहीं था? सोवरेनिटी। और आज वेस्ट बंगाल के पास अपना पॉपुलेशन है, अपना गवर्नमेंट है, अपना टेरिटरी है, लेकिन यहां का सोवरेनिटी नहीं है। वेस्ट बंगाल हैज नो कॉन्स्टिट्यूशन, पश्चिम बंगाल का अपना कोई संविधान नहीं है। वेस्ट बंगाल हैज नो वेस्ट बंगाल हैज नो आर्मी, वेस्ट बंगाल के पास अपना आर्मी नहीं है। वेस्ट बंगाल के पास अपना नेवी नहीं है, वेस्ट बंगाल के पास अपना एयरफोर्स नहीं है। वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर और वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट अपने इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकता। वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर को अगर किसी फॉरेन विजिट जाना है, किसी दूसरे स्टेट में जाना है, तो सबसे पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा भारत सरकार से। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जब ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर थी, तो जब उनको इटली से न्योता आया था उनको जाने के लिए, तो क्यों नहीं चली गई? वो क्यों परमिशन ली देश के प्राइम मिनिस्टर से? क्योंकि आपके पास वो पावर नहीं है। तो पावर नहीं है तभी ना पूछे, तो पूछने वाली थी, ये बात है। यानी कुल मिलाकर सोवरेनिटी का मतलब क्या? वेस्ट बंगाल इज नॉट इंडिपेंडेंट ना, वेस्ट बंगाल इज द पार्ट ऑफ इंडिया। अदर स्टेट तो नहीं है ना भाई, तो उससे जुड़ा हुआ है। सब तो 2800 स्टेट मिलकर तो भारत बना है, तो तुम्हारा अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तुम्हारा ना अपना संविधान है, ना अपना डिफेंस है, ना अपना फॉरेन पॉलिसी है। अच्छा, वेस्ट बंगाल हैज नो करेंसी, वेस्ट बंगाल हैज नो बैंकिंग सेक्टर। अरे एक तो बैंक है हमारा देश में, आरबीआई, सेंट्रल बैंक, वही तो सारे बैंक को चला रहा है ऑल ओवर इंडिया में। कौन बैंक हो, वहां पे पहले लिख देता है कि टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करता है किसका? आरबीआई का। और काम करता है किसके अंदर? आरबीआई के अंदर। तो जिस देश में ये तमाम चीज ना, उसको देश कैसे कह सकते हैं? और स्टेट तो देश को कहा जाता है पॉल साइंस में। तो देश को देश कहलाने के लिए तो सोवरेनिटी होना चाहिए। सोवरेनिटी का मतलब और समझा देते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोवरेनिटी, दो तरीके का सोवरेनिटी होता है। एक को कहा जाता है इंटरनल सोवरेनिटी और एक को कहा जाता है एक्सटर्नल सोवरेनिटी। दो तरीके का संप्रभुता होता है। एक होता है इंटरनल मतलब आंतरिक संप्रभुता, और एक्सटर्नल मतलब बाहरी संप्रभुता। इसका मतलब क्या होता है? आंतरिक संप्रभुता, और इसका मतलब क्या होता है? बाहरी। अभी आंतरिक और बाहरी संप्रभुता क्या होता है ना? एक देश के पास दो तरीके की संप्रभुता होनी चाहिए, इंटरनल और एक्सटर्नल।
इंटरनल सोवरेनिटी का मतलब, इंटरनल सोवरेनिटी मीन्स, सुने, इंटरनल सोवरेनिटी का मतलब होता है व्हेन अ कंट्री, व्हेन अ स्टेट इज फ्री टू टेक एनी डिसीजन विद इन देयर स्टेट। जब एक देश पूरे तरीके से स्वतंत्र होता है अपने देश के अंदर किसी भी तरीके का डिसीजन लेने के लिए, अपने देश के निजी चीजों पर डिसीजन लेने के लिए, तो उस देश को कहा जाता है इंटरनल सोवरेनिटी। मतलब जब एक देश, एक स्टेट अपने देश में, यानी एक देश अपने देश के अंदर कोई भी डिसीजन लेने के लिए जब वो फ्री होता है, व्हेन अ स्टेट इज फ्री, व्हेन अ स्टेट इज कंप्लीटली फ्री to take any decision for their state, so that sovereignty is called, that freedom and that power is called internal sovereignty। जैसे हमारे मोदी जी 8 बजे रात को आते हैं, भाइयों और बहनों, बड़ा हैप्पी, और उसके बाद बोलते हैं कल से जो है 500 1000 रुपया का नोट बंद, ले बाबा कल से बंद, इक्का हुआ। अरे हुआ ना भाई। अब जब जब आते हैं 8 बजे आते हैं, अब तो अब जब आते हैं तो हम डरे जाते हैं, अब क्या लेके आए। एक दिन 8 बजे बोले कल से लॉकडाउन, है ना। सोचो मोदी जी का एक बात और कल सब बंद, इसको कहा जाता है सोवरेनिटी। तो देश के लिए डिसीजन लिए ना, और जो डिसीजन लिए वो डिसीजन क्या हुआ, फ्री हो के लिए, ही इज फ्री टू टेक डिसीजन ना, इनके ऊपर कोई थोड़ी है, तो डिसीजन फ्री तरीके से लिए ना अपने देश के हित में। इसको कहा जाता है व्हेन अ कंट्री टेक्स एनी डिसीजन विद इन द इंटरनल टेरिटरी, सो दैट पावर एंड दैट सोवरेनिटी इज कॉल्ड इंटरनल। यानी जब आप अपने देश के अंदर स्वतंत्र रूप से कोई डिसीजन लेते हो तो उस डिसीजन को कहा जाता है आंतरिक संप्रभुता। एक्सटर्नल क्या होता है, एक्सटर्नल सोवरेनिटी मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल सोवरेनिटी इज रेफर्स टू दैट सोवरेनिटी वेयर वन स्टेट कैन टेक एनी डिसीजन एट द इंटरनेशनल लेवल। भारत बाहर गया, मोदी जी बाहर गए, तो बाहर में वो भारत के लिए और जो कुछ भी वहां पे हो रहा है वो भारत वो पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट है अपना बात रखने के लिए और अपना बात कहने के लिए, चाहे सामने वालों को अच्छा लगे चाहे सामने वालों को बुरा लगे, उससे मेरे को मतलब नहीं है। हमारा भारत स्वतंत्र देश है और हमारा एक्सटर्नल सोवरेनिटी मतलब वो किसी बाहरी देश के कंट्रोल में नहीं है। एक्सटर्नल सोवरेनिटी मतलब व्हेन अ कंट्री इज नॉट डोमिनेटेड बाय एनी फॉरेन कंट्री। जब एक देश बाहरी देशों से भी क्या होता है, बाहरी देशों के नियंत्रण और कंट्रोल से भी क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, और इंडिपेंडेंट तरीके से बाहर में भी क्या करता है, डिसीजन लेता है, जैसे कि मोदी जी घर में लिए, उस डिसीजन को और उस पावर को कहा जाता है एक्सटर्नल सोवरेनिटी। जैसे कैसे बता रहे, बीच में जब जो बाइडेन थे अमेरिका का राष्ट्रपति, अभी तो बड़ा हेवी प्रेसिडेंट है, तो डोनाल्ड ट्रंप है, एक पहले थे जो बाइडेन। तो जो बाइडेन बोले रसिया यूक्रेन को बेहिसाब मारवाना, 99 को मिसाइल मारा, बेचारा का स्थिति खराब। तो यूक्रेन का बड़ा अच्छा मित्र है अमेरिका, तो अमेरिका बोला सारा देश आओ लोग मेरे देश में और हम लोग प्लान करते हैं कि रसिया के ऊपर कैसे प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। सारे देश मिलकर आएंगे तो रसिया के ऊपर बात करेंगे, तो भाई रसिया को थोड़ा लगेगा, सारा देश उसकी सपोर्ट में। तो अमेरिका बुलाया, अमेरिका भारत को भी बुलाया कि भैया तुमको भी आना है, और ये जो युद्ध चल रहा है इसको रोकने के लिए हम लोग को रसिया के खिलाफ जो है अगेंस्ट हम लोग को एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। तो यहां पे भारत का स्टैंड था, तो भारत बोला सब गया वहां पे, भारत नहीं गया। तो वहां से आया, काहे नहीं गए, काहे नहीं आया तुम, बोला पेट दर्द कर रहा था। भारत सरकार की तरफ से बात यह आया
तबियत खराब थी। तो क्या हुआ, ये समझ आया इसका मतलब? इसका ये मतलब समझना है, अमेरिका जैसा देश जो रसिया के ऊपर इतना बड़ा डिसीजन ले रहा था और भारत को बुलाया गया, भारत नहीं गया। नहीं गया का मतलब था, तुम कोई भी बहाना दो, भारत नहीं गया मतलब ये साफ साफ दिखाता है कि आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ अटैकिंग ऑन रसिया, बिकॉज रसिया इज द गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया। रसिया वो देश है जो भारत का 60% जो डिफेंस का इक्विपमेंट आता है हमारे फौज का, और फौज का आता है कहां से? रसिया से। हम उस देश से गद्दारी नहीं कर सकते जिस देश, जब हम मर रहे थे तो कोई देश बचाया नहीं, वो देश आकर बचाया, और उस देश के खिलाफ हम लड़ाई करें। छोड़ दो, तुमरा क्या है, जुम्मा जुम्मा 2 दिन दोस्ती है तुमरा से, ओकरा से तो भैया जन्म जन्म का है। इसको कहा जाता है स्टैंड लेना, इसको कहा जाता है, ये होता है एक्सटर्नल सोवरेनिटी। ये होता है एक्सटर्नल सोवरेनिटी। एक्सटर्नल सोवरेनिटी का मतलब होता है जितने भी एक्सटर्नल यानी बाहर में जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे देखो कुछ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, एक और ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ के बाद डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन, दिस ऑल आर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, इन ऑर्गेनाइजेशन का कानून, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन कल बोल दे कि भारत के ऊपर जो है, भारत को हम ऐसा मानते, भारत को ये करना पड़ेगा, मतलब ये लोग अगर भारत के ऊपर कोई अगर आप मतलब कुछ कह भी देता है ना, मान लो कोई, ये लोग अपना कुछ कानून बनाता है, यूएनओ जो है एक लॉ बनाता है, इंटरनेशनल लॉ भी होता है। तो इंटरनेशनल लॉ जो है, भारत अगर तोड़ भी दिया इंटरनेशनल लॉ ना, तो भारत के ऊपर किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं हो सकता। भारत को कोई भी बुलाए, भारत को कोई भी एग्रीमेंट करे, भारत डिसाइड करेगा कि हम एग्रीमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, तुम चाहे तुम्हारे सामने कोई भी। ये पावर को कहा जाता है कि हम इंडिपेंडेंट है। हम अपने घर में जितना इंडिपेंडेंट है उतना हम ग्लोबली भी इंडिपेंडेंट है। हमारा अपना फॉरेन पॉलिसी है, हमारा अपना स्टैंड है, क्योंकि हम अलग देश है, इंडिपेंडेंट देश है, किसी का गुलाम नहीं है कि तुम्हारा बात सुन के तुम्हारा बात माने। स्लेब तो है नहीं। तो अब बताओ, वेस्ट बंगाल के पास ये तो सोवरेनिटी नहीं है। कह ही दिया गया कि अगर ये 4 में से एक भी अगर एलिमेंट गायब होता है तो उसको स्टेट का दर्जा नहीं दी जाएगी। तो वेस्ट बंगाल को कैसे हम स्टेट कह सकते हैं? वेस्ट बंगाल बस तीनों चीजें मानते हैं, लेकिन इसके पास सोवरेनिटी तो नहीं है ना, सोवरेनिटी तो नहीं है। तो सोवरेनिटी नहीं है तो इनको हम कह नहीं सकते हैं कि वेस्ट बंगाल क्या है, एक राज्य है। तो वेस्ट बंगाल वो कहेंगे क्या, राज्य नहीं है। तो जब हम लोग पढ़ेंगे तो वेस्ट बंगाल को, पॉलिटिकल साइंस की भाषा में वेस्ट बंगाल को प्रोविनेंस कहा जाता है। प्रोविनेंस मतलब वो जो राज्य नहीं है ना, क्योंकि राज्य बनने के लिए जो है, हाँ, लेकिन इंडिया क्या है, स्टेट है। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास चारों है, पॉपुलेशन अपना है, अपना टेरिटरी है, अपना गवर्नमेंट है, अपना सोवरेनिटी भी है, अपना संप्रभुता भी है, अपना डिसीजन मेकिंग पावर भी है ना। तो ये तो हम लोग कहा गया एलिमेंट ऑफ स्टेट। लेकिन आज का जो मॉडर्न जो स्कॉलर्स है ना, ये तो गार्नर के अनुसार था ना, चार्टो, ये तो गार्नर एक व्यक्ति था, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, एक महापुरुष था, वो बोला था कि 4 एलिमेंट चाहिए स्टेट को स्टेट कहलाने के, और इसी आधार पे सब कुछ तय होता था। लेकिन बाद के टाइम पे 5वां एलिमेंट भी आ गया जो मॉडर्न साइंटिस्ट जोड़ देते हैं। यानी मॉडर्न साइंटिस्ट मॉडर्न टाइम में वो कहते हैं कि केवल 4 एलिमेंट इनफ नहीं है, एक और एलिमेंट होना चाहिए, तब जाकर हम उसको कहेंगे तो स्टेट है। तो बोला क्या, बोला स्टेट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय, स्टेट मस्ट बी बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या स्टेट। क्या बताए, कोई स्टेट तब कहलाएगा आज के आधुनिक साइंटिस्ट और स्कॉलर्स के अनुसार जब उस स्टेट में चारों चीज हो,
बट उस स्टेट को रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, यानी पहचान चाहिए, आइडेंटिटी चाहिए। किससे चाहिए? या तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर उसको कह दे, राज्य मान ले, उसको एक्सेप्ट कर ले कि हाँ ये राज्य स्टेट है, तो उसको हम मान लेंगे क्या, वो स्टेट है। या अगर उसका बगल का कोई देश ही उस देश को मान ले कि ये स्टेट है, तो उसको क्या कहेंगे, स्टेट कह देंगे। यही कारण है कि 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान, जब बांग्लादेश बना, और बांग्लादेश को आजाद करने में जो है सबसे बड़ा रोल भारत का था। भारत वो देश था जिसने बांग्लादेश को आज एक अलग देश बनाया है। आज वही बांग्लादेश है जिस बांग्लादेश को भारत आजाद करने के लिए आधा खाना खाकर, भात खाकर मार उन लोगों को पिलाया था। हंसो नहीं, ये रियलिटी है। 1971 में जब वो लोग भाग के यहां पे आ गए थे डर के मारे, तो हमारा भी स्थिति ठीक नहीं था, हम तो खुद गरीब थे उस टाइम में 1971 में। अब ऊपर से लोग आ गया तो अब कैसे हम लोग को भगा सकते हैं, उधर युद्ध चल रहा था। तो उस टाइम पे जो है हमारा भारत और बंगाल के लोग, खासतौर पे बंगाल में चावल ज्यादा होता था, वही चावल और वही मार उन लोगों को पिलाकर कुछ दिन तक हम लोग रखे थे, एक साल और 6-8 महीना तक। और जब तक, और वहां को आजाद करने के लिए हमारा भारतीय सेना बहुत बड़ा रोल निभाया, और वहां के लोगों को जो मुक्ति वाहिनी लोग थे उनको सपोर्ट करता है। और 1971 में जब ये आजाद देश हो जाता, बांग्लादेश के लोग अपने आप को आजाद देश घोषित कर देते हैं, ईस्ट पाकिस्तान खत्म करके अपने आप को आजाद देश घोषित कर देते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि पाकिस्तान कहता है कि हम मानते ही नहीं है कि तुम क्या हो, आजाद देश हो। तो उसके पास एक प्रॉब्लम आ गया कि कोई स्टेट तो मेरे को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा, तो मेरे पास चारों है, अपना पॉपुलेशन है, अपना गवर्नमेंट है, अपना टेरिटरी है, अपना सोवरेनिटी भी आ गया, लेकिन कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे कि हम एक नया राज्य है, एक नया देश है। क्योंकि पहले तक तो तुम देश नहीं थे, अब देश बन गए हो, अलग हो गए हो पाकिस्तान से। भारत बोला हम रिकॉग्नाइज करेंगे, इंडिया रिकॉग्नाइज किया उसको कि दैट बांग्लादेश इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। तो वही बात है, रिकॉग्नाइजेशन भी आज के टाइम पे पांचवा जो एलिमेंट हो जा रहा है कि जो जरूरी है आधुनिक समय में, वो तुम्हारा क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आप रिकॉग्नाइज हो जाओ, वो आपको पहचान दे दे, सर्टिफाइड कर दे, या आपके बगल का देश आपको मान ले कि हाँ आप राज्य अधिक देश हो। क्लियर हुआ? तो ये एक होता है यहां पे क्या, ये पूरा का पूरा जो है हम लोग का एलिमेंट था, यानी कि पूरा का पूरा जो है ये एक स्टेट को स्टेट कहलाने के लिए जो है एलिमेंट है। अब देखो हमारा देश में टोटल आम भाषा में हम लोग स्टेट को, आम भाषा में वेस्ट बंगाल को भी हम लोग स्टेट समझते हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस की भाषा में स्टेट को कंट्री समझते हैं। तो अगर देखा जाए हमारे देश में, तो टोटल जो है 28 प्रोविनेंस है। अगर पॉल साइंस की भाषा में इनको बताया जाए तो प्रोविनेंस है, और 2800 प्रोविनेंस से मिलकर क्या बना है, एक देश बना है, जिस देश को क्या कहा गया है, स्टेट। यानी हम लोग उस कहीं कहीं पे कंट्री लिखते हैं, कहीं कहीं पे स्टेट लिखते हैं, बट जब स्टेट लिखते हैं इसका मतलब होता है कि हम पॉलिटिकल लैंग्वेज में लिख रहे हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे सब कुछ पॉलिटिकल और एकेडमिक लिखा जाता है। कंट्री बहुत कम ही जगह तुम देखोगे, या तो देखोगी स्टेट या तो देखोगी नेशन स्टेट। कंट्री हम लोग गरीब इंसान लोग इस्तेमाल करते हैं, अनपढ़ लोग, जो लोग उतना कम जानते हैं थोड़ा बहुत, हालांकि तुम लोग भी अब जान गई हो, है ना, तेज तराक हो गई हो लोग। तो 28 जो पहले हम लोग स्टेट कहते हैं, तो हाउ मेनी स्टेट इन इंडिया एट नाउ, हम भी जनरल भाषा में इस्तेमाल करते हैं टोटल समझने के लिए। टोटल हमारे देश में टोटल कितने राज्य हैं, 28। बट पॉलिटिकल भाषा में इसको क्या कहा जाता है, प्रोविनेंस। प्रोविनेंस मतलब प्रांत, हिंदी में प्रांत। टोटल हमारा यूनियन टेरिटरी कौन सा है, टोटल यूनियन टेरिटरी कितना, यूनियन टेरिटरी मतलब समझते हो, यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र प्रशासित राज्य। अब देखो समझाती हूं, यूनियन मतलब केंद्र, टेरिटरी मतलब केंद्र प्रशासित, केंद्र प्रशासित राज्य। ध्यान दो, स्टेट, सुनो, स्टेट और यूनियन टेरिटरी में क्या अंतर होता है।
स्टेट और यूनियन, अच्छा अभी जो स्टेट हम बोल रहे हैं और हम जो आम भाषा में इस्तेमाल करते हैं राज्य को, उसी तरीके से बोल रहे हैं। स्टेट और यूनियन टेरिटरी में क्या अंतर होता है? जो स्टेट होता है, सुनो, जो स्टेट होता है, उस स्टेट, जो स्टेट होता है, एक स्टेट को तभी स्टेट का मान्यता दिया जाता है जब वहां पे क्या होता है, तीन चीजों, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और टेरिटरी। बट यूनियन टेरिटरी उसको कहा जाता है जहां पे क्या है, पॉपुलेशन तो है, टेरिटरी भी है, और जहां पे क्या है, गवर्नमेंट एब्सेंट है। क्या समझाए हम? जो जनरल भाषा में जिसको हम राज्य कहते हैं कि हमारा पश्चिम बंगाल, बिहार या 28 राज्य है, तो राज्य को, ये राज्य को राज्य भी कहलाने के लिए अगर ये और एक चीज इसमें आ जाता तो देश कहला जाता। बट देश तो भाई पॉसिबल नहीं है, सोवर्निटी तो एक ही देश, एक देश में सोवर्निटी होता है, तुम तो एक राज्य और उसी से बना देश। तो यूनियन टेरिटरी जो होता है, केंद्र प्रशासित जो राज्य होता है, वहां पे एक जनसंख्या होता है और एक क्या होता है, टेरिटरी होता है, रहने का वहां पे एक एरिया होता है। और वहां पे जो गवर्नमेंट होता है, स्टेट की तरह परमानेंट गवर्नमेंट नहीं होता है। इससे क्या होता है, 2800 स्टेट का 2800 चीफ मिनिस्टर है, हर स्टेट को चलाते हैं, और 2800 जो चीफ मिनिस्टर है वो 2800 राज्य की जनता ने उनको चुना है ना। बट यूनियन टेरिटरीज होता है, यहां पर अगर कहीं पे गवर्नमेंट भी है तो टेम्पररी गवर्नमेंट है, नहीं समझे, टेम्पररी देख रेख करने के लिए, वहां पे इलेक्शन सिलेक्शन उतना कुछ नहीं होता है ना। यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया गया, बात आता है कि यूनियन टेरिटरी रखा ही क्यों गया हमारे देश में। अब यूनियन टेरिटरी टोटल कितना हमारे देश में, 8। वेरी गुड। तो आता है क्वेश्चन, हमारे देश में राज्य कितने हैं, 28, यूनियन टेरिटरी कितना है, 8। क्या होता है यूनियन टेरिटरी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट और यूनियन टेरिटरी? राज्य और यूनियन टेरिटरी में क्या अंतर होता है? एक जो राज्य होता है वो हमेशा, राज्य होने के लिए भी मिनिमम पॉपुलेशन चाहिए। अब तुम्हारा पास पॉपुलेशन 1 लाख है, ओके हम पीस बनाएंगे, एक अलग स्टेट बनाएंगे, चलो जितना का लोग ना उतना का पैसा खर्चा हो जाए। अरे स्टेट बनाने में तो खेला बात नहीं है ना। स्टेट का अगर तुम किसी को दर्जा दे रहे हो, तो स्टेट का दर्जा दे रहे हो तो समझ रहे हो, वहां पे गवर्नमेंट होगा, वहां पे तुम्हारा जुडिशियरी होगा, बहुत सारा चीज होगा। हम तो इसीलिए स्टेट बनाया जाता है जो प्रॉपर तरीके से बनने लायक है, जहां पे पॉपुलेशन भी ठीक ठाक है, टेरिटरी भी थोड़ा बड़ा है, जहां पे गवर्नमेंट, वहां पे बनाया जा सकता है। अब 2800 स्टेट हमारा, वहां पे अपना क्या है, स्टेट है, जहां पे अच्छा खासा पॉपुलेशन है, या 2800 स्टेट में अच्छा खासा पॉपुलेशन। बट ये यूनियन टेरिटरी है, पहला बात इसको इसलिए नहीं बनाया जाएगा क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन क्या होता है, लेस पॉपुलेशन, इतना ना कम पॉपुलेशन होता है कि राज्य बनाना संभव ही नहीं है, इसको राज्य का दर्जा देना संभव ही नहीं है। अरे राज्य का मतलब क्या होता है, जो बड़ा जनसंख्या हो, तो उस जनसंख्या के लिए राज्य बनाया जाता है, ताकि वहां पे एक अलग सेपरेट गवर्नमेंट होगा, तो उन लोगों का क्या करेगा, देखरेख का काम करेगा। अरे लोग ही थोड़ा सा है, फिर अलग हम स्टेट कैसे बना देंगे, उतना तो लोग को हम ऐसे देख लेंगे, इसलिए वो नहीं बनाता सरकार, क्या पैसा खराब मतलब बर्बाद करेंगे, इसी पैसा नहीं है हमारे देश में। लेस पॉपुलेशन, जिस जहां पे जनसंख्या बहुत कम होता है, बहुत लेस होता है, वहां पे उसको क्या बनाया जाता है, यूनियन टेरिटरी। और दूसरा, जहां का ज्योग्राफिकल एरिया जो है बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव ज्योग्राफी एरिया होता है, क्या बोले, सेंसिटिव ज्योग्राफी होता है। ज्योग्राफी मतलब समझती हो, मतलब जहां का एरिया बहुत सेंसिटिव है। सेंसिटिव का मतलब होता है हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा को के लिए बहुत ही सेंसिटिव प्लेस है। द टेरिटरी विच इज लिंक्ड विथ द अदर्स कंट्रीज बॉर्डर, यानी वो तमाम यूनियन टेरिटरी जो किसी दूसरे देश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो हमारे भारत के सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा बात है, बॉर्डर शेयर करते तो वहां से आना जाना होगा, है ना, वहां के लोग इधर आ सकते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या है, जो भी सेंसिटिव बॉर्डर एरिया होता है, जो सेंसिटिव एरिया होता है, जो देश की सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिहाज से कभी इंपॉर्टेंट होता है, वहां पे उसको क्या बना दिया जाता है, यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी देखो, सेंसिटिव एरिया जम्मू एंड कश्मीर,
क्या है? यूनियन टेरिटरी। पहले क्या था? स्टेट था। पहले स्टेट था ही। अच्छा, सबका ऐसे होता है, कोई यूनियन टेरिटरी रहता है, बाद में स्टेट बन जाता है। यूनियन टेरिटरी छोटा होता है, स्टेट बड़ा हो जाता है। एक उल्टा हुआ जम्मू कश्मीर का, ये पहले स्टेट था, अब फिर क्या बना? यूनियन टेरिटरी। अब बना क्या है? मोदी जी 370 क्या किए थे? हटा दिए थे, जो स्पेशल उसको स्टेटस, स्टेट का स्टेटस देता है, तो मोदी जी उसको हटा दिए थे। और तर्क क्या दिए? लगातार जो है यहां पे घुसपैठिया और लगातार आतंकवादी गतिविधि हो रहा है, टेररिस्ट एक्टिविटी हो रहा है, और यही कारण है कि देश की सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक है, और यही कारण है कि इस एरिया को जो है हमें स्टेट घोषित नहीं करना पड़ेगा, यूनियन टेरिटरी। तो हम बनाएंगे यूनियन टेरिटरी में। एक चीज फायदा क्या है? तो एक तो बताया लेस पॉपुलेशन जहां पे होता है वहां पे, एक बताया जो बहुत ही सेंसिटिव ज्योग्राफी होता है भारत के और देश के, किसके लिए? नेशनल सिक्योरिटी के लिए, बहुत खतरा वाला होता है उसके लिए। और ज्यादातर जो एरिया क्या होता है, बहुत कम जनसंख्या वाला होता है, जहां पे लेस पॉपुलेशन के साथ लेस टेरिटरी भी होता है, यानी जमीन भी क्या होता है? छोटा है, बहुत छोटा है। एग्जांपल दिल्ली। दिल्ली 2 करोड़ लोग रहते हैं इतनी को जगह में, 5, 7, 8, 10 घंटे में दिल्ली घूम लोगे पूरा। इतना तो वेस्ट बंगाल नहीं है, वेस्ट बंगाल घूमने में टाइम लगता है, इतना छोटा है। हमारा 9 करोड़ 10 करोड़, वो 2 करोड़ का, पर उतना छोटा जगह में 2 करोड़ लोग। अब वहां पे जनसंख्या ज्यादा होने का कारण है कि हमारा नेशनल कैपिटल एरिया है ना, कैपिटल है ना, तो सिंपल बात है, सारा जितने भी इंटरनेशनल फॉरेनर्स होते हैं ज्यादा होते हैं, आते घूमने के लिए सब। कहाँ पे? इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारा कहाँ पे? दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहां पे तो हमारा सारा कस्टम वगैरह होता है, चेक वुक करता है सारा कुछ, तो सब लोग वहीं पे आते हैं, जितने भी फॉरेन आते हैं सब दिल्ली लैंड करते हैं, उसके बाद जहां आपको जाना चाहिए वहां चेकिंग होता है। तो जहां पे लेस टेरिटरी होता है, और एक तो बताया कि जहां पे सेंसिटिव एरिया होता है सिक्योरिटी के लिहाज से, उन्हीं जगहों पे क्या होता है, और साथ ही साथ जो एरिया बहुत ज्यादा क्या होता है? डिस्टर्ब एरिया रहता है। क्या होता है? डिस्टर्ब एरिया रहता है, वो एरिया को भैया यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया। डिस्टर्ब एरिया मतलब बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, लगातार एथनिकल वायलेंस, मारपीट, झगड़ा, दिस दैट होते रहता। सरकार परेशान हो जाता है, सरकार परेशान हो जाता है। मारपीट जब होता है, जब टेंशन बढ़ता है और जब ये तमाम तरीके की गतिविधियां होती है, तो इससे क्या होता है? डेवलपमेंट रुक जाता है। विकास का जो स्पीड है, डेवलपमेंट का जो ग्रोथ रेट है, झगड़ा होने से क्या होता है? मेंटली इंसान परेशान हो जाता है, तो गवर्नमेंट भी परेशान हो जाता है, ज्यादा समय लगता है उसको रोकने में। अगर वो समय रहता है तो बहुत सारा पॉलिसी बना देता है। लेकिन सरकार का काम है सुरक्षा देना, रोकना, सरकार का काम ही है वेलफेयर का लिए काम करना। अन्नपूर्णा भंडार भी सरकार देगा, ऊपर से नाली नहीं हुआ वो सरकार देखेगा। अरे भैया सरकार अभी काम है, आओ ऊपर में तुम झगड़ा कर लो, बताओ, अब झगड़ा कर लो, मारपीट ना हो जाएगा, लगी स्टेट पुलिस वहां पे दे दिया, भाई देखो भाई खत्म कर। तो जो एरिया में हमेशा होता है ना, उस एरिया में बोलता है सुन थोड़ा सा तू लोग का स्टेट नहीं है, तू लोग का हरकत स्टेट बने लायक नहीं थी, तू लोग की हरकत भाई सब छोटा मोटा जगह यूनियन टेरिटरी। अब यूनियन टेरिटरी में खास बात क्या है? 2800 स्टेट का जो स्टेट होता है उसका एक सेपरेट क्या होता है? सेपरेट गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट। क्या होता है? सेपरेट स्टेट गवर्नमेंट होता है। और वो जो सेपरेट स्टेट गवर्नमेंट होता है उतना ही पावरफुल होता है जितना कि सेंटर में प्राइम मिनिस्टर पावर होता है। बस फर्क ये है कि वो अपने स्टेट में पावरफुल होता है और प्राइम मिनिस्टर पूरे देश में पावरफुल होता है। यानी जो स्टेट होता है उस स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर होता है उस स्टेट का सबसे पावरफुल पर्सन होता है, उस स्टेट का वो प्राइम मिनिस्टर समझो। यहां का चीफ मिनिस्टर जो है वेस्ट बंगाल के लिए है, सब कुछ वेस्ट बंगाल में चीफ मिनिस्टर के आधार पे वही सारे पे। तो जो स्टेट होता है वहां पे अपना क्या होता है? एक सेपरेट गवर्नमेंट होता है। समझ में आया? और यूनियन टेरिटरी जो होता है अगर कोनो गवर्नमेंट ना होता है ओकरा डायरेक्ट क्या करता है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी यूनियन टेरिटरी डायरेक्ट किसके अंतर्गत आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब प्रेसिडेंट, डायरेक्ट प्रेसिडेंट क्या करते हैं? उसको रूल करते हैं।
है ना। डायरेक्ट क्या होता है, यूनियन टेरिटरी वाज रूल्ड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी केंद्र सरकार क्या करता है, किसके ऊपर ध्यान रखता है, देखरेख करता है। यूनियन टेरिटरी का देखरेख कौन करता है, केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार क्या करता है, जितना भी हमारा 8 यूनियन टेरिटरी है, सब वो खाली 3 यूनियन टेरिटरी को छोड़ दिया जाए, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, दिल्ली और पौंडीचेरी, ये 3 यूनियन टेरिटरी को छोड़ दिया जाए, ये 3 यूनियन टेरिटरी को छोड़ दिया जाए, तो ये 3 यूनियन टेरिटरी ऐसे ही है भारत में जहां का चीफ मिनिस्टर क्या है, चीफ मिनिस्टर है। यूनियन टेरिटरी होकर चीफ मिनिस्टर है। और बाकी जो 5 है हमारा, और 5 कौन कौन सा बचा बताओ तो। एक बचा अंडमान निकोबार आइलैंड, एक हुआ दादर एंड नगर हवेली, दादर एंड नगर हवेली, और एक क्या हो गया, लक्षद्वीप, और क्या हो गया, और क्या बोले तो, अंडमान निकोबार, हाँ लद्दाख। कितना गो हुआ, 5 गो हुआ, 5 गो हुआ, 5 ठो और 3 ठो, कितना गो हुआ, 8 गो। अब बताया कि कितना गो यूनियन टेरिटरी भारत में, 8 गो, जिसमें ये 8 यूनियन टेरिटरी है। लेकिन खास बात क्या दोनों में, ये 3 के पास क्या है, अपना अपना चीफ मिनिस्टर है। अब बाकी ये सब जगह चीफ मिनिस्टर नहीं है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपना इंसान रख दिया है, जो इंसान उस जगह को क्या करता है, चलाता है। और डायरेक्ट क्या होता है, किसके कनेक्ट में रहता है, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के कनेक्ट। जैसे सब जगह क्या अपॉइंट किया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, 5 में। और लेफ्टिनेंट गवर्नर वाज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर। समझ में आ रहा है। इस तरीके से क्या होता है, हमारा देश में स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है। तो कितना यूनियन टेरिटरी है, 8। 8 का नाम क्या क्या है, अंडमान निकोबार आइलैंड, दादर एंड नगर हवेली, हे चंडीगढ़ कहां से आ गया, हाँ बाबा, दामन एंड दीव तो लिखने नहीं किए हम, दामन एंड दीव। अब देखो एक अंडमान निकोबार आइलैंड है, अगला दिन पूछेंगे, एक तो दादर एंड नगर हवेली है, एक तो लक्षद्वीप है, एक तो दामन एंड दीव है, और एक तो लद्दाख है हमारा, ठीक है। और एक तो जम्मू कश्मीर है, दिल्ली। अच्छा दिल्ली कौन है हमारा, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, एनसीटी, या इसको कहते हैं एनसीटीआर, नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन। क्या कहा जाता है, नेशनल कैपिटल रीजन, यानी जो हमारा देश का क्या है, देश का राजधानी है। यही काम है कि सारा जितने भी हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफिस, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, जितना भी फॉरेन एम्बेसी है, सब कहां है, दिल्ली में है। इसलिए दिल्ली को स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया। तो पता चला स्टेट का दर्जा हो जाएगा तो यहां का सरकार आएगा, वो अपने तरीके से चलाएगा सब कुछ। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी वहां पे सब है जो बाहर से आ रहे हैं, उसको कैसे मैनेज करेगा, वहां का सिक्योरिटी कैसे देगा, कंफ्लिक्ट बहुत ज्यादा होगा। इसलिए वहां पे क्या बना दे उसको, यूनियन टेरिटरी। वहां का चीफ मिनिस्टर तो है तीनों का, लेकिन तीनों का चीफ मिनिस्टर के पास पावर बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। अरे नाम का चीफ मिनिस्टर है, इधर पावर किसके पास है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट। यानी 8 यूनियन टेरिटरी को कौन चलाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर। समझ में आया। स्टेट तो अपने से चलता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर एक पोस्ट है जो यूनियन टेरिटरी का हेड होता है, जो अपॉइंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। हाँ समझ में आया। तो ये पूरा का पूरा क्या हुआ, हम लोग का टॉपिक हुआ कि एलिमेंट्स ऑफ स्टेट क्या होता है, किसी को स्टेट कहने के लिए क्या क्या चाहिए, कि वेस्ट बंगाल को पॉलिटिकल भाषा में स्टेट नहीं कहा जा सकता है, भारत को स्टेट कहा जाता है, पाकिस्तान को स्टेट कहा जाता है, तो ये सब देश को स्टेट कहा जाता है पॉलिटिकल भाषा। अगला दिन हम लोग पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ स्टेट। बहुत सारा थ्योरी है, उस थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा कि स्टेट का उत्पत्ति और स्टेट का इवोल्यूशन किस प्रकार हुआ। एंड देन उसके बाद जो है हम लोग का ये चैप्टर तो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्लास जो हम फीडबैक लेंगे, पूरा का पूरा सेकंड चैप्टर का फीडबैक लेंगे, ठीक है।
है तो अरे चीफ मिनिस्टर भी है बट नाम का काम यहाँ पे कौन करता है, सबसे हेड कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, हो गया। आठवें में लेफ्टिनेंट गवर्नर। हाँ, चंडीगढ़ इज द पार्ट है समझ में आया यहाँ पे। तो ये हम लोग का क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्लास हम लोग सीरीज के बारे में पढ़ा जाएगा। थैंक यू। थैंक यू।